प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के आई हैव टू अंडरस्टैंड कि यार क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ आ रहा है, इसको मैं ब्रेक डाउन कैसे करूंगा, इसमें क्या लिखूंगा मैं इंट्रो में, बॉडी में, कंक्लूजन में, इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, 5 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, उस क्वेश्चन के डिमांड में आपसे डिस्कस करूंगा, उसको हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे साथ में, है ना। आपका जो इनर्शिया आंसर राइटिंग का वो ब्रेक करना है मुझे यहाँ पे। क्या मैं स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ बाय फोकसिंग ऑन बाय शोइंग देम लार्जर पिक्चर? तो कैसे किसी भी स्टूडेंट को जिसने आज तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी है उसको जीरो से लेकर बिल्कुल मेंस वाले लेवल तक लेके जाना है थ्रू फाउंडेशन? इतने क्वेश्चन मैं लिखवा दूंगा आपको साथ में दैट यू वुड हैव डन इट 300 टाइम्स द सेम एक्सरसाइज, और ये होंगे यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि क्वेश्चन देख के हमें कभी डर ना लगे। द पेस ऑफ माई क्लास इज डिटर्मिन्ड बाय द वीकेस्ट लिंक, जिसको जब तक समझ नहीं आएगी आगे नहीं जाती क्लास। Last year we had 201 plus selections, and all of them, every single one of them had studied the same content that you are going to study. तो ये एक ही पेपर है जो 30-40 नंबर का गैप क्रिएट कर देता है, एंड उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक नंबर पर लड़ाई होती है, 30-40 नंबर तो बहुत हो जाते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर आपने 10th क्लास कर रखी है और 10th क्लास तक आपने पढ़ाई करी हुई है, उसके आगे आपको इन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चाहे इन सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स हों, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम क्लास में लिखते हैं, क्लास में ही मैं आपका टेस्ट लेता हूँ और मैं खुद ही आपको 1 पेजर नोट्स बना के देता हूँ रिविजन के लिए। सो योर जॉब इज लिटरली ओनली टू शो अप एंड स्टडी आफ्टर दैट, बाकी सारी टेंशन आप मेरे पे छोड़ो। सो फोकस रहेगा कि जो छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करके, ऐसे कि अगर आपने 10th के बाद बिल्कुल भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है या 6th का ज्योग्राफी भी नहीं याद है अगर, तो इवन इन दैट केस बिल्कुल हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि एक एक लेवल पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप होता जाए। यूपीएससी ने एक्चुअली कह रखा है कि सीसेट क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें आपको 33% स्कोर करना है, विच इज 66 मार्क्स। अब होता ही है कि स्टूडेंट को लगता है कि क्वालिफाई ही तो करना है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यूपीएससी सीसेट का पेपर इस तरह से सेट कर रहा है कि सीसेट अब क्वालिफाइंग रह नहीं गया, सीसेट इज बिकमिंग एलिमिनेटर नाउ। कि मेंटर का काम सिर्फ मोटिवेट करना नहीं है, और यही एक दिक्कत है कि मेंटर जो है वो कोई काउंसलर नहीं है। मेंटर का काम है आपको एग्जाम क्लियर कराना, और मोटिवेशन उसका एक स्मॉल पार्ट हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेंटर आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप करता है जिससे आप एग्जाम क्लियर कर पाए। जो भी अब आपके सामने आने वाला है, उन्होंने ये खुद एग्जाम या तो क्लियर किया है या मिनिमम इंटरव्यू में अपीयर किया है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस निकाला है, एंड मोस्ट टाइम्स मल्टीपल बार। तो जो भी आपसे बात कर रहा है, दे हैव डन दिस, दे हैव गॉन थ्रू इट, एंड दे नो व्हाट चैलेंजेस यू आर गोइंग टू फेस। Given the difficulty of the prelims examination and reducing time between prelims and mains, we always talk about starting early for UPSC CSC. And as I know, Shivan, you started your UPSC CSC journey very early in your college when you were doing the MBBS. Right. अगर हम बात करें कि प्रिपरेशन एग्जामिनेशन से 2 साल पहले स्टार्ट करनी चाहिए, तो उसके क्या बेनिफिट हैं और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? सर मैंने स्टार्ट किया था 2019 में। आई वॉज थिंकिंग ऑफ गिविंग द एग्जाम इन 2021 विच वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट। तो सर जब पहले 4 महीने जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने कहा कि एक बार टॉपर्स की बातें सुन लेते हैं कि वो क्या पढ़ाना चाहते हैं या क्या बोलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार NCERT कर लो और न्यूज़पेपर कर लो। तो सर मुझे याद है कि पहले 4 महीने मैंने NCERT पढ़ी। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन इन द मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी, मैमसी की लाइब्रेरी में, आई वॉज स्टडिंग 7th क्लास NCERT ऑफ हिस्ट्री, जब सब लोग इतनी मोटी मेडिसिन और सर्जरी की किताबें पढ़ रहे थे। एंड आई रेड द न्यूज़पेपर फॉर 4 months स्ट्रेट एंड मेड नोट्स आउट ऑफ इट। एंड द रियलाइजेशन एट द एंड ऑफ दोज 4 months वॉज कि ना कुछ समझ आया, ना कुछ फ़ायदा हुआ, बट हाँ एफर्ट बहुत किया, मेहनत मैंने बहुत करी। सो दैट इज़ आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज, कि कोई डायरेक्शन नहीं होती शुरू करने में, राइट? एंड यू स्टार्ट रीडिंग फैक्ट्स रैंडमली, यू डोंट हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन सिस्टम, और उन 4 महीने की आई थिंक कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इन द अल्टीमेट सिलेक्शन दैट आई हैड इन 2022. राइट. बट सर एडवांटेज भी है दैट सिंस आई वॉज स्टडिंग इन कॉलेज एंड आई हैड through my college and my internship completed at least the basics of everything that is asked in UPSC, then I could go to the advanced levels very easily when my mains came. तो बेसिक सॉर्ट होना और कंसेप्चुअली पढ़ने की एडवांटेज है, बट वो एडवांटेज तभी है जब स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टार्टिंग हो. इट इज़ नॉट इफ़ यू स्टार्ट रैंडमली. राइट. एंड दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट न्यू. मेरे टाइम में भी ये चैलेंज आता था. यू विल बी सरप्राइज टू नो, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन कॉलेज में स्टार्ट की थी, तब पहले 4 महीने आई वॉज रीडिंग 12th 5-year प्लान, है ना, क्योंकि उस टाइम पे 12th 5-year प्लान आया था एंड इट वाज कंसीडर कि या तो आप इंडिया ईयर बुक पढ़ लो. आज के टाइम में भी मैंने स्टूडेंट को देखा है कि 6-6 महीने लगा देते हैं इंडिया ईयर बुक पढ़ने में, है ना. तो यही मैं स्टूडेंट को बोलूँगा कि अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, तो स्ट्रक्चर मैनर में कीजिए,
रैंडमली प्रिपरेशन को मत स्टार्ट कीजिए, या तो मत करो यार। आप सब लोग शायद अभी कॉलेज में हो, थोड़ा और चिल कर लो, लेकिन अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ऑर्गेनाइज तरीके से करो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में कुछ गलत चीज़ें सीख लेते हो तो बाद में आपको उसे अनलर्न करना पड़ता है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो टू स्टार्ट अर्ली फॉर UPSC CSE 2028, this is the official launch of Live GS Foundation batch for 2028. We are starting this batch on 13th of July. यहाँ पे जो क्लास का लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश PDF दोनों मीडियम में प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ आपके इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए जो क्रेडिबल फैकल्टी साथी है इसमें, उन सबसे मिलते हैं। Sir, so like you rightly said, this is a 2-year preparation system, and to do it in a structured manner, we have a brilliant team here. जो भी अब आपके सामने आने वाला है, उन्होंने ये खुद एग्जाम या तो क्लियर किया है या मिनिमम इंटरव्यू में अपीयर किया है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस निकाला है, एंड मोस्ट टाइम्स मल्टीपल बार। तो जो भी आपसे बात कर रहा है, दे हैव डन दिस, दे हैव गॉन थ्रू इट, एंड दे नो व्हाट चैलेंजेस यू आर गोइंग टू फेस। सो लेट मी नाउ इंट्रोड्यूस द ब्रिलियंट टीम ऑफ सारथी IAS। स्टार्टिंग विद हिस्ट्री, वी हैव हिमांशु खत्री सर। सर ने सिर्फ UPSC नहीं निकाला है, IIT भी निकाला है, और वो कहते हैं बैक बेंचर होते हुए। सो आई थिंक दिस इज amazing. So let me first welcome Himanshu Khatri sir, ex-IRS officer. अब आते हैं पॉलिटी पे। हम में से कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं शायद 25 साल के हैं नहीं, बट सर 25 साल से ज़्यादा से पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। That is the experience he brings to the table. Let me welcome M. Puri. सॉरी सर, थोड़ा ओल्ड फील करा दिया आपको, बट आई थिंक दैट एक्सपीरियंस स्पीक्स फॉर बट आई थिंक सर दैट एक्सपीरियंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कमिंग नाउ टू इकोनॉमिक्स, आई थिंक दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मी लर्निंग इकोनॉमिक्स इन सच अ कंसेप्चुअल मैनर। सर ने मल्टीपल टाइम्स UPSC के इंटरव्यू दिए हैं। ही हैज़ बीन टीचिंग फ्रॉम 10+ years, एंड बाय फार ही इज़ माई फेवरेट टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, आदित्य कालिया सर। कमिंग नाउ टू जोग्राफी। जोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंसेप्चुअली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव समवन हु हैज़ नॉट ओनली गिवन द UPSC इंटरव्यू थ्राइस, शी हैज़ ऑल्सो गॉटन अ 100 percentile in UGC NET of geography. Top of the class, top of the country, Pallavi. UPSC में अगर हमें रैंक चाहिए तो एथिक्स और एस्से के बिना तो हो नहीं सकती। Now we have someone here जिसने 50+ रैंकर्स प्रोड्यूस करे हैं, ओवरऑल नहीं, टॉप 100 में। He is being praised from all corners of the aspirant community, producing ranks like All India Rank 1 in UPSC CSE 2023, who was Aditya Srivastav. Let me welcome the god of ethics, Piyush Kumar. See, you can't clear this exam without having a right mentor by your side. कभी issues आ जाते हैं, backlog, personal issues, how to manage, how to strategize, how to make notes, ये बहुत सारे questions हैं. So let me welcome someone here जिसने ना ही जनरल स्टडीज़ में ऑल इंडिया मैक्सिमम मार्क्स अचीव किए हैं, ना ही 3 बार UPSC का इंटरव्यू दिया है, बट पर्सनली ही हैज़ मेंटर्ड 600+ रैंकर्स इन हिज करियर. लेट मी वेलकम सजल सिंह. लुकिंग एट द इवॉल्विंग नेचर ऑफ द पेपर, वी ऑल अंडरस्टैंड कि CSAT बहुत मुश्किल हो गया है. और CSAT में मुश्किल क्या होता है? मैथ्स मुश्किल होती है. तो यहाँ आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए वी हैव समबडी जिन्होंने मास्टर्स किया है मैथ्स में, और ऐसी वैसी जगह से नहीं, IIT रुड़की से. लेट मी वेलकम राम मोहन. And with this credible team that you see on the screen, where everybody has at least appeared in the interview or has been selected, people who have been teaching for a long time and are experts in their subject, we officially launch the 2-year preparation system for UPSC CSE 2028. Let's get started and understand why this is a true one-stop solution. Now, I told you that this is not just a foundation course. This is a 2-year preparation system. तो उस पूरे 2 year के रोड मैप को एक बार हम साथ में समझते हैं. See, the idea is that when we start out, we can't start out randomly. So we first have to complete our foundation subjects, and this will be our target till May 2027. तो जो हमारे core subjects हैं like polity, economy, geography and modern history,
और जो एंसिलरी सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइक साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, एंशिएंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर, एज वेल एज मैपिंग, ये सब कुछ हम पहले 1 साल में करेंगे. यहाँ पर हम CSAT भी करेंगे. So in the first tranche, basically in our first 12 months, we have covered everything that they ask us in prelims in a proper format with all its previous year questions, its lectures, its PDF notes and its revision. हमने पहले 12 महीने में ये काम कर लिया. Now we all know that the second step is to prepare for mains. Mains ready by December is something that you must have heard of, right? और उसको हम यहाँ पर execute करेंगे. So the next 6 months, that is from July to December, this is something in 2027 from July to December we are going to dedicatedly give our time to mains preparation. तो चाहे उसका content हो through GS 1, 2, 3, 4 and essay, उसके lectures हों, उनके PDFs हों, that is what we are going to do here. And along with that we are also going to practice answer writing. Practice answer writing का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको question दे दिया और कहा कि आप लिख लो. यहाँ पर 2 बहुत important steps हैं. The first one is to learn the skill of answer writing. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के आई हैव टू अंडरस्टैंड कि यार क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ आ रहा है, इसको मैं ब्रेक डाउन कैसे करूँगा, इसमें क्या लिखूंगा मैं इंट्रो में, बॉडी में, कंक्लूजन में, इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ये आप मेरे साथ सीखोगे इन राइट स्मार्ट. एंड द आइडिया हियर इज वील डू इट 300 टाइम्स. तब तक ना बोर हो जाओगे मेरी शक्ल से, इतने क्वेश्चन मैं लिखवा दूंगा आपको साथ में दैट यू वुड हैव डन इट 300 टाइम्स द सेम एक्सरसाइज. और ये होंगे यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि क्वेश्चन देख के हमें कभी डर ना लगे. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर लिए सर, नए क्वेश्चंस का क्या? नए क्वेश्चंस के लिए वी विल हैव लॉज, लाइव आंसर राइटिंग सेशंस जो वरुण सर लेते हैं. 100 बात की एक बात बोलूं, अगर मैं लॉज अटेंड नहीं करता ना 2021 और 2022 के मेंस में, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता. एक ब्यूटिफुल प्रोसेस है वेर यू सी अ क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, आपको 7 मिनट्स का टाइम मिलता है और आपको चैट में बोल के नहीं, अपने नोटबुक में एक्चुअली आंसर लिखना होता है आफ्टर वरुण सर गाइड्स यू. तो मैंने क्वेश्चंस के बारे में सोचना सीख लिया और मैंने क्वेश्चंस लिखना भी सीख लिया. दैट इज़ व्हाट आई डू इन जुलाई टू दिसंबर ऑफ 2027. तो पहले मैंने 1 साल सारे बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, फिर मैंने 6 मंथ्स मेंस की प्रिपरेशन कर ली. अब मैं किस स्टेट पे हूँ अपनी प्रिपरेशन में? अब मुझे है यार कि बस मेरा प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस तो मेरा सॉर्टेड ही है. अब ऐसा नहीं है कि हम आपको यहाँ पर छोड़ देंगे कि यार प्रीलिम्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, अब आप पढ़ लो. नहीं, वी विल होल्ड योर हैंड टिल द लास्ट स्टेज. सो फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल ऑफ 2028, जब आपको मई में प्रीलिम्स देना है, उससे 4 महीने पहले वी आर गोइंग टू डू लाइव MCQ सेशंस विद यू, वेयर वी आर गोइंग टू शो यू क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन एंड आस्क यू टू सॉल्व, ताकि आपकी MCQ की प्रैक्टिस हो. वी आर गोइंग टू डू रिविजन सेशंस विद यू, ताकि आप अपने सेशंस रिवाइज कर सकें. वॉट एवर सब्जेक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स यू हैव रेड यू कैन रिवाइज. एंड वी आर गोइंग टू रीड अपडेटेड करंट अफेयर्स हेयर एज वेल, कि पिछले 2 साल में ठीक है मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, ठीक है मैंने थोड़े बहुत करंट अफेयर्स पढ़े हैं, बट आई नीड एवरीथिंग इन अ कंसोलिडेटेड प्लेस बिफोर प्रीलिम्स. एंड दैट इज़ वॉट वी डू फ्रॉम जैन टू अप्रैल. अब आपने मई में प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स हो गया. अब मैं कहूँ आपको सर मेंस तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अब कर लो अपना काम आराम से, मेंस दे दो. नहीं, मेंस में भी करंट अफेयर्स में अपडेट्स होते हैं, दोबारा से रिविजन करनी पड़ती है. मेंस इज़ अ टफ एग्जाम. एंड व्हाट डिड आई टेल यू, वी विल नॉट लीव योर हैंड टिल द लास्ट मोमेंट. सो इवन हियर from May to June of 2028, after your prelims, we are going to provide you with updates for mains and sessions for mains, so that we can guide you to give the best possible mains attempt. So this is not just a course, this is a 2-year preparation system starting today and ending with your selection. Now that we have discussed our academic planning, let us talk about why you should come to Sarthi IAS. देखो यहाँ पर कुछ clear cut reasons हैं. The first one is our brilliant team. अभी इसी वीडियो में हम उन सबसे बात करेंगे and we'll understand why this team is the best team in the UPSC CSE segment. The second reason is our results, and those results come from the content that this team has produced. अब आप कहोगे सर आप खुद ही कह रहे हो कि आपका कंटेंट इतना अच्छा है, तो मैं नहीं बोलता. Hear the feedback of all our toppers from the past few years. Last year we had 201 plus selections, and all of them, every single one of them, had studied the same content that you are going to study. These are not toppers from the interview. These are not toppers from DAF guidance sessions. These are our online students, the same students that you are going to be. Listen to this feedback.
the GS3 program and the Write Smart program. That gave me a perspective of how to proceed for the mains. GS3 का सर रिसोर्स मेरे को कंपाइल्ड फॉर्म में मिल गया था, राइट, तो आई यूज दैट वेरी एग्जॉस्टिवली इस बार भी. I found Varun Jain sir's MMP Plus, which was extremely good. I looked at it; it was extremely good. तो I enrolled in PRP. आपकी तो लगभग 80 to 90% क्लासेस मैंने देखी, इकोनॉमिक्स हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे साइंस एंड टेक हो. I took Write Smart and MMP Plus, so I wanted something that will help me cover all the main topics. So it was the right combination. पेपर में जो एक्स्ट्रा करना था ताकि थोड़ा सा और मार्क्स को फैच किया जा सके, तो उसमें मैंने काफ़ी हेल्प मेरी, और जो आपने बताया ना आपके जो फीडबैक थे. I was a part of the PRP last year, 2024, for Economics, Science, Tech and Environment, and this year for mains I was a student of MMP Plus. टेस्ट सीरीज तो सही में काफ़ी अच्छा था, मतलब चेकिंग वगैरह भी बहुत 3-4 दिन में हो जाता था, तो उतना दिन वेट भी नहीं करना पड़ता था. So I was part of GS3 module in 2023 as well as in 2025, and it was really helpful, sir, especially internal security bit, because it is a subject that is very dynamic, and you had given very good notes. 2023 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, देन शिविन सर का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान था, तो वो प्लान बताते थे, तो मैं इनके प्लान का पार्ट था, तो वहाँ से फिर मैंने जो है प्रीलिम्स को फोकस तरीके से पढ़ाई थी, एंड 2024 में प्रीलिम्स मेरा हो गया, एंड उसी समय सर का साइंस एंड और इन्वायरमेंट का मॉड्यूल आया था. वो पहला मॉड्यूल था सर का, सर ने अपना काफ़ी बेस्ट दिया था. I was introduced by the Science and Tech and the Environment Bundle program that I took for my 2024 attempt. That was my first attempt. And then I also took the help of MMP Plus, because also I was pretty much lost where to gather the notes and content, how to write answers. So MMP Plus helped me a lot. Now that you've heard the feedback, let us meet the people who have created this brilliant feedback. Let us talk to all the subject experts and teachers at Sarthi IAS one by one. First, let us talk of history. History हम सबको थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि यार इसमें तो डेट्स याद करनी पड़ेंगी, इतना कुछ पास्ट का याद करना पड़ेगा. But it is actually like a story. And to decode the story for us, we have Himanshu Khatri sir, who is an ex-IRS officer. Hi, Shivan. Hello, sir. Sir, how are we going to approach history here? And why do people think it's boring? And how are we going to solve that problem? शिविन, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मैं स्टूडेंट के साथ एम्पथाइज कर पाऊँ. और क्योंकि मैं जेन्युइनली एक बैक बेंचर था, हालांकि IIT भी किया, UPSC भी किया, तो लोग बोलते हैं कि ये कुछ मार्केटिंग है, बट मेरे पास रखी है मार्कशीट्स अपने स्कूल टाइम की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विच एवर स्मॉलेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अ स्टूडेंट एनकाउंटर्स इन द सब्जेक्ट विच आई एम टीचिंग, कहीं ना कहीं मुझे उसका आभास है. तो एक स्टूडेंट के साथ एम्पैथेटिकली कनेक्ट करके जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हिस्ट्री में कैसे सॉल्व करना है, दैट इज़ गोइंग टू बी माय फोकस. जैसे तुमने बहुत करेक्टली बताया कि हिस्ट्री को लोग सोचते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट फैक्ट्स, बट क्या मैं स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ बाय फोकसिंग ऑन बाय शोइंग देम लार्जर पिक्चर. तो कैसे किसी भी स्टूडेंट को जिसने आज तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी है उसको जीरो से लेकर बिल्कुल मेंस वाले लेवल तक लेके जाना है थ्रू फाउंडेशन एंड देन लेटर ऑन जो हम MMP वाला करते हैं उसमें. तो दैट इज़ गोइंग टू बी माई फोकस. जैसे तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, ये एक हमारे सामने है, तो इसके अंदर एक विरोधाभास है ना. महात्मा गांधी, अ ग्रेट नेशनलिस्ट, फादर ऑफ द नेशन. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ग्रेट नेशनलिस्ट, राइट. एंड बट इनकी अप्रोच बड़ी अलग थी, नॉन वायलेंस वर्सेस यूजिंग आर्म्स मींस, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही टाइटल दिया था फादर ऑफ नेशन. तो ये क्या चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, फ्रॉम दी नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर टिल कुतुब मीनार, राइट. द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस, दो छुट्टियां क्यों ले रहे हो भाई तुम, है ना, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, है ना, क्या उसमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, और बस वर्बली उस डिफरेंस को बता देना या फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के
एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना दैट एग्जैक्टली दिस इज द डिफरेंस विच इज देयर। तो ये फोकस रहेगा। बाकी एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, स्टूडेंट को जो है मेरी बुक के चैप्टर्स मिलेंगे सारथी IAS के थ्रू, प्लस क्लास में उन्हीं चैप्टर्स से बनी हुई PDFs मिलेंगी, एंड क्लास में बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बनाऊंगा ताकि स्टूडेंट के माइंड पे मैं वो इंस्क्राइब कर सकूँ। एंड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स फ्रॉम 1995 टिल रिसेंटली प्लस मेंस, वो भी सब हम करेंगे। सर मैंने आपसे सुना है और आपके स्टूडेंट्स ने भी कई बार इस बात की तारीफ करी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप पढ़ाई देते हो बट आप फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ाते हो। तो सर ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस क्या हैं एंड हाउ आर वी गोइंग टू हैंडल दैट? थोड़ा सा अगर मैं देसी हो जाऊं तो मैं ये बोलता हूं कि PYQ तो कोई भी पढ़ा दे, अगर औकात है तो FYQ पढ़ाओ। एक्चुअली शिविन, मैं स्टूडेंट को ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चन सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट गेस नहीं कर सकता है, एक टीचर स्टूडेंट को सिखा सकता है कि आप खुद से कैसे FYQ गेस कर सकते हो। तो उसका मेथोडोलॉजी क्या है, और प्लस उसको प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ द UPSC क्वेश्चंस कि देखो ये तुम्हारे माइंड में डाउट आया है एंड एग्जैक्टली यही क्वेश्चन UPSC ने पूछा है। तो अपने डाउट्स को प्लीज़ इग्नोर मत करो। अपने आप को ये मत सोचो कि मैं एक बैक बेंचर हूँ तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है तो छोड़ते हैं इसको, नहीं। तो स्टूडेंट को विश्वास दिलाना वो कि यू आर स्पेशल एंड प्रूफ करना। तो दैट इज एक्चुअली द फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, एंड एक्चुअली आई भी हैं थैंकफुली। तो सर आई थिंक कोई भी अगर बैक बेंचर है जो शायद अपनी एकेडमिक स्किल्स पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं रखता, दे कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे वो बैक बेंचर हों या फ्रंट बेंचर हों, they will love learning from you. Thank you, sir. And this will be done with respect to world history, with respect to post-independence India, with respect to AMAC, that is ancient medieval art and culture, and of course the modern Indian history, which we'll do in the foundation. Right. Thank you, sir. Thank you. Coming now to polity, governance and social justice, we have someone here who has more than 25 years of experience teaching this subject. Let me welcome the GOAT himself, M. Puri, sir. Hello, sir. हाय यार, हाय सर। पॉलिटी में स्पेशली पीपल यूज्ड टू थिंक कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो तो प्रीलिम्स हो जाएगा। इवन दिस ईयर दिस वाज द कंसेप्शन दैट मोस्ट पीपल वेंट विद, बट दैट वाज डायरेक्टली बिलाइड बाय द UPSC इन इट्स पेपर। करेक्ट। तो सर अब क्या करें? बिकॉज दैट बुक, as far as Lakshmikant is concerned, this was never a sufficient book, perhaps even in the previous year's prelims. ये नहीं है कि भी पिछले प्रीलिम्स के अंदर ठीक है आपके 70% क्वेश्चन करेक्ट आ जाते थे उसमें से, लेकिन सारे तो तब भी नहीं होते थे। इस बार तो UPSC ने शॉक ही दे दिया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे वो एप्लीकेशन सेंट्रिक और इशू बेस्ड क्वेश्चन जो मेज़ में पूछते हैं उसी तरह के उन्होंने पॉलिटी में प्री में पूछने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और इनफैक्ट दिस इज वन बिग रीजन व्हाई आई टीच फ्रॉम द बेयर एक्ट। जिस टाइम बेयर एक्ट से पढ़ा था, आई थिंक मैंने आप कुछ समय पहले आपसे ही सवाल पूछा था। ठीक है, वो मैंने उस दिन पूछा था एज लक वुड हैव इट विद गुड फॉर्चून, शायद सरस्वती बैठी थी उस समय, तो वो क्वेश्चन सीधा ही आ गया वहाँ पे। ठीक है ना। सो नाउ द रीजन व्हाई आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स कि भी इंस्टेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम अ गाइड बुक विच इज जस्ट एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वेरी बेसिक वे, अब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जब अब बहुत लोग बोलते हैं सर बेयर एक्ट से पढ़ाते हैं, बेयर एक्ट की लैंग्वेज बहुत टिपिकल होती है। सो व्हाट, that is what I'm here for, not to make you understand. Sir, so Bear Act means that you are going to teach from the Constitution directly. Directly from the what is written in the Constitution. ठीक है, अब देखो बड़ी एलिमेंट्री सी बात है। आज शिविन सर का मैं एक और टेस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये आप हर बार करते हो। देखो ये मैंने कहा ना, पिछली बार सरस्वती बैठी थी, शायद इस बार भी बैठ जाए तो सवाल आ जाए। ठीक है, अच्छा नाउ देयर इज अ प्रोविजन कि भाई इफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वांट्स टू रिजाइन तो ही कैन ऑफर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन, ही कैन ऑफर इट टू वाइस प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट। ठीक है, CAG कैन ऑफर इट टू द प्रेसिडेंट। इज देयर अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स at any level, union or state? No, that sir. a minister can resign and by offering a resignation letter to someone? No sir, I don't think there is a provision for directly written के minister किसको resign करेगा। मेरे हिसाब से क्योंकि वहाँ लिखा है कि ministers enjoy office during the pleasure of the president. Correct. Absolutely correct. Shivan, you got it right. There is no and this is the kind of question they will ask. You will not get the answers to these questions unless you read from the Bear Act. There is no provision in the Constitution that talks about resignation of ministers. Right. I think sir यही बात है कि हम अगर कोई गाइड बुक पढ़ रहे हैं या लक्ष्मीकांत पे रिलाई कर रहे हैं तो इट इज एन इंटरप्रिटेशन एंड
analysis at a very basic level. Very But basic. UPSC has now gone beyond that, and I think conceptual understanding matters. वो तो खैर है ही है ना, लेकिन इस बार यूपीएससी ने जिस तरह से सवाल पूछे हैं, and I would imagine that practically in every subject, ठीक है, including mine, where I obviously I contribute in that area, right? तो वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब now they are becoming more mains oriented in the pre also. तो जहाँ पे लक्ष्मीकांत was not sufficient, मैं पहले भी कहता था भाई, इस 4-5 साल से कह रहा हूँ, ठीक है, कि 70% तक तो आपको दे देगी वो. अब तो जो लास्ट जो इस बार पेपर आया है उसके बाद तो मेरी ओपिनियन है कि शायद 25-30% दे पाए वो. तो सर जैसे आप कह रहे हो कि 70% के हमें बियॉन्ड जाना है, हाँ. और हमें बेयर एक्ट से पढ़ना है, बट हाँ. लाइक यू योरसेल्फ सेड, लीगल इंटरप्रिटेशन बिकम्स डिफिकल्ट, हाँ. राइट, फॉर एनीबडी हु डज नॉट हैव अ लीगल बैकग्राउंड. हाँ. कोई साइंस का स्टूडेंट है, कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, कोई अभी स्कूल में है, एंड दे आर द वंस हु आर ट्राइंग टू देन अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सर ये जो गैप है, इसको कैसे ब्रिज करेंगे? नहीं देखो, हम शुरू फंडामेंटल से करेंगे ना. अब स्टूडेंट को देखो, एक होता है ना, आई थिंक एवरीबॉडी शुड नो कि एक जब लॉ बनाती है जैसे पार्लियामेंट, तो पहले एक बिल आता है, ठीक है, तो जब बिल पास हो जाता है तो क्या बन जाता है वो? व्हेन इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट बिकम्स एन एक्ट, एंड इट इज स्टिल नॉट द लॉ ऑफ द लैंड अनलेस इट्स एनफोर्समेंट डेट इज मेंशन्ड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द गवर्नमेंट. अब ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? अब आपको मैंने 3 चीज़ों में फ़र्क समझा दिया इसी ब्रीफ इंटरेक्शन में. बिल, एक्ट और लॉ में क्या फ़र्क है, ठीक है. तो हम फंडामेंटल से ही शुरू करेंगे, ठीक है. तो मतलब अब जिसको नहीं पता था ये समझ आ गई, तो इसी तरह की चीज़ें जो फंडामेंटल्स है, और विल बी टीचिंग फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है. एंड बेयर एक्ट इज कंपल्सरी टू बी, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई टीच फ्रॉम द बेयर एक्ट ना, बेयर एक्ट इज नॉट अ बुक विच इज टू बी रेड पेज टू पेज. इट्स अ रेफरेंस बुक विच हैज टू बी केप्ट बाय द स्टूडेंट whilst I'm taking the class. Every day he has to carry it with him. मैं जितना रेफर कर रहा हूँ उसमें से उतना ही रेफर करना है, ठीक है. और यू विल यू नो एक सबकॉन्शियस सी ना लीगल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ते हो ना, वो सबकॉन्शियस सी ना आपके दिमाग में रजिस्टर होती रहती है. आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. नोबडी इज आस्किंग यू टू रिप्रोड्यूस इन द आंसर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल लैंग्वेज, बट वो सबकॉन्शियस ही ना, वो जो संविधान के जो टेक्निकल लीगल वर्ड्स है ना, जब वो रजिस्टर करते हैं ना दिमाग में, बार बार पढ़ के वो ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स में रिप्रोड्यूस होते हैं फिर, especially in the mains, and that gets you marks. Right. So sir, what I can understand is that we'll go right from the basics, difference between law, bill, act and the gazette, and right to the constitutional's legal and technical terms, yes. ताकि बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, और अगर इंटरव्यू में भी हमसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पूछे जाएं, we can solve all of them. We'll start from ground zero. ठीक है. the pace of my class is determined by the weakest link. ठीक है. जिसको जब तक समझ नहीं आएगी आगे नहीं जाती क्लास, ठीक है. सो पॉलिटी पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ पॉलिटी समझेंगे विद एम्पुरी. अरे मजा आएगा बेटा, बहुत मजा आएगा. राइट सर, आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव लर्निंग फ्रॉम यू. थैंक यू सर फॉर बीइंग. थैंक यू. कमिंग नाउ टू इकोनॉमिक्स, जो आई थिंक इस एग्जाम का सबसे टेक्निकल और फंडामेंटल सब्जेक्ट है, जिसमें अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज रियली रिक्वायर्ड. नाउ अ लॉट ऑफ यू हैव enjoyed my lectures of economics on YouTube, but I am very pleased to welcome somebody who has made me capable enough to deliver those lectures. The person who has taught me economics and developed my conceptual understanding of economics, Aditya Kalia sir. Thank you. Sir, जब आप सारथी आ रहे थे and I was telling you कि आप सारथी आओ, तो आपने मुझे कहा था, and आप अपनी क्लासेस में भी बोलते थे पहले, कि यार ऑफलाइन में ना सीरियस होता है माहौल, मज़ा आता है ऑफलाइन में पढ़ के. और मैं भी जब आपकी क्लास देखता था, मैं तो ऑनलाइन देखता था, बट बच्चे ऑफलाइन भी होते थे वहाँ पर. सर, अब आप आ चुके हैं सारथी, एंड यू हैव टॉट 3 बैचेस ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हियर. बच्चों ने तो अमेजिंग फीडबैक दिया है सर, विच आई वॉज श्योर ऑफ. बट आप बताओ. सीरियस बच्चा हर जगह होता है, एंड ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह. ऑनलाइन में यस, रीच हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मल्टीप्लाइड रीच है. कोई केरला में बैठा हुआ है, अंडमान में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स स्टिल चैट में बोलते हैं. अफोर्डेबिलिटी ऑब्वियसली बहुत बड़ा इशू है. एक्सेसिबिलिटी है, आपको इतनी गर्मी में नहीं आके पढ़ना है, एंड घर पे बैठ के पढ़ो, आराम से पढ़ो. यू हैव गॉट सो मच सपोर्ट सिस्टम एट योर होम, इन योर कॉलेज, एट योर वर्क प्लेस. देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स दैट आर देयर कि आप ऑनलाइन क्लास लेके अटेन कर सकते हो. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन के अंदर कुछ चीज़ आप मिस कर देते हो. एंड गिवन द फैक्ट, हो सकता है कि शायद हम लोग ऐसा पढ़ाते भी हैं, और ये सब हमारी वैल्यूज़ हम सबको गाइड भी करती हैं. जैसा सर पुरी सर ने भी बोला कि फॉर मी इट इज़ द लास्ट पर्सन.
कि जो बच्चा एक बच्चे को जब सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओनली देन वी प्रोसीड, एंड हेंस वो क्लास का एक माहौल जो है ना वो उस तरह से अच्छा बना रहता है. तो ऑनलाइन में इट्स नॉट दैट somebody gets ignored, somebody is not serious, everybody gets completely satisfied. राइट. एंड सर आपको मजा आ रहा है ऑनलाइन पढ़ा के? अरे बहुत मज़ा आ रहा है यार. मैं ये बात हाँ सही है कि जब मैं आया था तो एक्सपेक्टेशंस वर नॉट सो हाई कि यार ऑनलाइन के अंदर मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा. बच्चे तो दूसरी बात है, मैं कैसे कर पाऊंगा, बट हाँ आई थिंक आई हैव एडजस्टेड वेल. बच्चों के सवाल लेता हूँ, आंसर करता हूँ. कई सारे बच्चे ऑफलाइन में जैसे बच्चा क्लास में सवाल पूछने से पहले 2-3 बार सोचता है, ऑनलाइन में तुरंत सवाल पूछ लेते हैं. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इन 3-4 क्लासेस 5-6 क्लासेस बच्चे अपने आप जो है ना डिसिप्लिन में आ जाते हैं कि हाँ भाई कुछ हमको टाइम वेस्ट नहीं करना. तो बहुत अच्छा माहौल बन जाता है क्लास के अंदर. I think sir, other than the affordability that online definitely provides, ये एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप क्वेश्चंस इजीली पूछ सकते हो. ऑफ कोर्स यस, वेरी गुड. ये बिल्कुल उसके अंदर ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. अफोर्डेबिलिटी है, एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस है, इजी एक्सेसिबिलिटी है. और ऐसा तो है नहीं कि यू आर गेटिंग समथिंग not so good कि you have to pay 2-3 lakh rupees and then you'll get something better. You are getting something probably far better. सर इसमें तो कोई डाउट नहीं है. आई थिंक द टीम दैट वी हैव एट सारथी, No doubt about देयर इज that. नो No doubt. रिप्लेसमेंट No एनीवेयर. doubt about that. तो सर अब इकोनॉमिक्स की कोर एकेडमिक्स पे आते हैं. सर यहाँ पर जो इमेज बनी है उसमें तो रुपी के पीछे एक असेंडिंग ग्राफ है. तुमने चढ़ता हुआ दिखा दिया है. बट एज वी ऑल नो द रुपी हैज रिसेंटली बीन डेप्रिशिएटिंग. हाँ. अब सर ये बात सबको पता है, बट इसको इकोनॉमिकली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है? यार देखो, बच्चे आते हैं कई बार, जैसे हम इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से या फिर कंटेंट थोड़ा बहुत बात सुनी हुई कि भाई रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, एंड जनरली इसको हम देखते हैं ना कि एक नेगेटिव सेंस के अंदर हमने बात कर ली. वी डोंट लाइक टू गो इनटू द फैक्ट्स ऑफ द मैटर, वी ओनली लुक एट द ओपिनियंस. जनरेशन भी ऐसी है थोड़ी, अब ये बात है कि ओपिनियन जल्दी जल्दी लोग फॉर्म करते हैं. सो approach has to be that we go back to drawing board, we go back to first principles and try to understand, okay, what exactly is rupee, what exactly determines the value of rupee, when it goes up what are the effects of that thing. तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट है कि भाई हाँ चलो एक लेवल के ऊपर हमने पढ़ा कि इंपोर्ट्स हमारे महंगे हो गए, एक्सपोर्ट सस्ते हो गए. फिर हम साथ में ये भी देखेंगे यार इन्वेस्टमेंट भी कंट्री के अंदर बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए. फॉरेन इन्वेस्टर पैसा पुल आउट कर रहे हैं, दैट क्रिएट्स अ एक्सेस डिमांड ऑफ रुपी. सो वी हैव टू गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स सेपरेटली एज कॉन्सेप्ट्स. और जब अलग अलग चीज़ें हम समझेंगे ना, देन ओनली वी आर केपेबल टू ड्रॉ बिगर पिक्चर कि हाँ अच्छा ये चीज़ समझ गए, ये चीज़ समझ गए, ये चीज़ समझ गए, अब हम इस चीज़ को कलेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं. और एक चीज़ मैं और बोलूँगा यहाँ पे, आपने ये चीज़ पूछी रुपी का, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जाम. सवाल पूछा था 3-4 साल पहले की बात है कि विच आर द फॉलोइंग थिंग्स कॉन्ट्रीब्यूट टू वीकनेस ऑफ करेंसी. और उसमें आप 4 ऑप्शंस देखो. एक ऑप्शन एक्सचेंज रेट का है, एक इन्फ्लेशन का है, एक फिस्कल पॉलिसी का है और एक कुछ इन्वेस्टमेंट का है. So we have to have collective understanding of all the chapters, and unless we go to first principles, unless we have complete clarity of all the concepts, हम सवाल को आंसर नहीं कर पाएंगे. सर एक और डाउट यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स में बच्चों को रहता है वो ये है दैट व्हाट इफ समबडी इज नॉट फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, बिकॉज टेक्निकल सब्जेक्ट है. व्हाट इफ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड थोड़ा सा टफ भी है सब्जेक्ट, राइट? तो अगर कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, विल दे फेस एनी ट्रबल और इश्यूज हियर? भाई है साथ में, ट्रस्ट मी ब्रो, चिंता की बात नहीं है. मैं क्लास में पढ़ाता भी ऐसे हूँ, मैं पहली क्लास में बच्चों से पूछ लेता हूँ कि किसका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है. एंड गिवन दैट आई बीन टीचिंग फॉर अराउंड 10-11 ईयर्स नाउ, आई नो कि क्लास में 90-95% बच्चे जो होते हैं उनका इकोनॉमिक्स में कोई बैकग्राउंड नहीं होता है. तो देयरफॉर आई मेक श्योर दैट everything that I am teaching is meant for people who have zero background in economics. और एक और चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पे, जिनका इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड होता है ना, उनको पढ़ाना थोड़ा और मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जो एक प्री कंसीव नोशन, कुछ धारणाएं होती हैं, पहले उनको मिटाना पड़ता है, फिर उनको बेसिक से समझाना पड़ता है. सो डोंट वरी, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल. वी are going to tackle this subject in a manner that you will face no issues whatsoever in understanding the subject from its basic concepts right up to the most advanced level. Don't worry at all. Right, sir, I have no doubt about this because I have experienced it myself, and I'm sure कि जितना I have understood and conceptualized economics learning from you, I'm sure all of our students will too. Thank you, sir. Thank you so much. Coming now to the 2 most important papers of mains, ethics and essay. सबको पता है इसमें मार्क्स लाना important है, but सबको ये नहीं पता इसमें मार्क्स आते कैसे हैं. So let me welcome somebody here who has produced 50+ rankers in top 100 in ethics and essay. We have Piyush Kumar sir with us. Welcome, sir. Thank you, sir.
सर इसके पहले हम बात करें, आई थिंक थोड़ी देर पहले मैं कालिया सर को सुन रहा था एंड ही वाज सेइंग कि ही हैड सम एप्रीहेंशंस अबाउट ऑनलाइन इकोसिस्टम, और सर मेरे को भी था, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। इनफैक्ट आई ऑल्सो यूज टू थिंक कि यार एडटेक में ना केवल अफोर्डेबिलिटी होती है, उतना क्वालिटी कंटेंट पे फोकस नहीं होता है। बट आई थिंक आपको याद होगा कि मैंने आपको दिवाली पे कॉल किया था व्हेन आई वाज नॉट पार्ट ऑफ सारथी IAS ऑल्सो, हमारी कोई बात भी नहीं हुई थी एंड दैट कॉल वाज आउट ऑफ अप्रिशिएशन फॉर व्हाट यू हैव डन। क्योंकि मैंने पहली बार देखा कि एडटेक में यूजुअली जो बिजनेस मॉडल्स थे वो ये थे कि केवल सस्ता कोर्स बेचना है, उस सस्ते कोर्स से बच्चे का रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा इस पर फोकस नहीं होता था एंड जो मुझे पिंच भी करता था कई बार और लगता था कि ये केवल कॉमर्स विदाउट मोरालिटी वाली चीज़ ही जैसी है। एंड आई कॉल्ड यू एंड आई वाज स्पीकिंग टू यू, तो मैंने आपको बोला था कि और बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इज नॉट कि आप केवल अफोर्डेबल सेगमेंट्स में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट द इम्पैक्ट यू आर क्रिएटिंग एंड आई थिंक वो अभी भी दिख रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि कैसे अब क्वालिटी कंटेंट पे धीरे धीरे बाकी लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं द वे थिंग्स आर बीइंग डन हियर। सर ये जो क्वालिटी कंटेंट है, आई थिंक it would be very wrong for me to take any credit for it. I think it is only because of the brilliant faculty we have here and because of people like you. तो सर आप यहाँ आए and that is why we can ensure कि even in the future our content can be even more better than what it has been in the past. तो सर एथिक्स ऐसे पे आते हैं। एथिक्स ऐसे में आपने इतने सारे रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं, इतने लोगों के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, तो सर ये हम कैसे कर पाते हैं? बिकॉज ये 2 पेपर हैं जिसमें सबको पता है कि मार्क्स लाने हैं, बट हाउ डू वी क्रैक दैट कोड? सर आप मार्क्स का पैटर्न भी देखेंगे ना तो ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स के मार्क्स 80s और 90s में स्ट्रक होते हैं एंड देन सम ऑफ देम स्कोर्स 120s और 130s ऑल्सो। तो ये एक ही पेपर है जो 30-40 नंबर का गैप क्रिएट कर देता है एंड उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक एक नंबर पर लड़ाई होती है, 30-40 नंबर तो बहुत हो जाते हैं। इस बार आप रैंक 48 की बात करें अंकित रंजन की, तो आई थिंक हिज इम्प्रूव्ड बाय 34 मार्क्स, कुछ 95 मार्क्स थे, अभी 128 मार्क्स हैं उनको एथिक्स में। सिमिलरली मोहित अग्रवाल 88 मार्क्स थे एथिक्स में, अभी उनके अराउंड 125 मार्क्स हैं। तो ये 35-40 नंबर का जो जंप होता है ये बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसके पीछे जो कारण है कि पेपर का नेचर नहीं समझ पाते। एथिक्स इज नॉट द पेपर अबाउट कंटेंट कि हम याद करके लिख देंगे, बिकॉज मार्केट्स में कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे PDFs होते हैं, द कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स, कोटेशंस, बट अगर हम उसको आंसर में यूज नहीं करेंगे, कॉन्टेक्चुअली यूज नहीं करेंगे, वी विल नेवर गेट मार्क्स। एथिक्स में जजमेंट की बात होती है, सही गलत की बात होती है, और बचपन से सही गलत का जजमेंट हम लेते रहते हैं, बहुत जजमेंटल होते ही हैं हम। तो हमको लगता है कि यार हम एथिक्स में जजमेंटल लेंगे, ऐसे जजमेंट लेंगे और नंबर आ जाएंगे। पर जजमेंट लेना और नंबर लाना 2 अलग चीज़ें हैं। आप केस स्टडीज़ को अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, उनके भी अपने ओपिनियन होंगे, बट ओपिनियन होना और उसको मार्क्स में तब्दील करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ द मिसिंग लिंक कि जो एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है हम उस पर काम करें, दैट विल हेल्प मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स to move from 80s 90s to 120s and 130s। सर एक चीज़ मैंने देखी है, जो स्टूडेंट्स भी जिस चीज़ की बहुत तारीफ करते हैं कि आप एथिक्स में भी करंट अफेयर्स यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स यूज़ करते हो। तो सर मैं आपके लिए एक चैलेंज है अब आप मेरी साइड से कि सर पीछे ये एक पिक्चर है और इस पिक्चर को आपको एथिक्स और करंट अफेयर्स दोनों से लिंक करना है। आई थिंक सर दिस पिक्चर इज अबाउट पीपल वर्सेज इंस्टीट्यूशंस, और ये एथिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट थीम होती है जिसमें हम केवल लॉ को एज एन एंड मान लेते हैं और लोगों की बात नहीं करते। तो अभी हमने देखा होगा रिसेंटली ओडिशा का केस हुआ था कि एक ट्राइबल पर्सन वाज कैरिंग स्केल्टन ऑन हिज शोल्डर जस्ट टू प्रूव द बैंक अथॉरिटीज़ कि उनकी बहन की डेथ हो चुकी है। तो ये बात है कि बैंक अथॉरिटीज़ वर परहैप्स मोर फिक्सेटिंग कि हम रूल्स बहुत रिजिडली फॉलो करें, ना कि उनको जो लोगों की पीड़ा है, जो दर्द है, वो दिखी जा रही हो। तो सर ये जो तराजू है यही बताता है कि केवल लॉ फॉलो करने से बात नहीं बनेगी, लोगों की जो पीड़ा है, संवेदना है, वो समझने की जरूरत है। जब तक वो एम्पैथी नहीं आएगी हम बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। एक मैं आपको सर PYQ भी बताता हूँ, आपने इतना मास्टर आदमी हूँ, थोड़ा सा पूरा ही कर लेते हैं। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है सर कि द स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी लाइज नॉट इन लॉज बट इन द मोरालिटी ऑफ इट्स पीपल। सो क्वेश्चन की बात यही है कि केवल लॉ से बात नहीं बनती, लोगों के अंदर मोरालिटी होनी चाहिए, एंड दैट मोरालिटी इज बिगर देन लॉ। सर एक बस लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा अबाउट एस्से राइटिंग, बिकॉज एस्से में हमें 12 से 14 पेज लिखने हैं एंड द टॉपिक्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। फिलोसफिकल कहना शायद उसको सही नहीं है, बट एब्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सर ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में इतना एक्सपेंसिवली लिखना, ये हम स्क्रैच से कैसे सीखेंगे फॉर समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट? वो बेसिक से वो 12-14 पेज तक कैसे पहुँच पाएगा? इसमें सर 2 चैलेंज हैं। पहला चैलेंज है कि जो 14 पेज है उसमें लिखना क्या है, दैट इज कंटेंट, और दूसरा चैलेंज है लिखना कैसे है, दैट इज राइटिंग।
तो जहाँ तक कंटेंट की बात है तो सर आई थिंक इतने सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं. इट इज़ मोर अबाउट कि जो ऑलरेडी हम जीएस में सीखेंगे, एथिक्स में सीखेंगे, इकोनॉमिक्स में सीखेंगे, हिस्ट्री में सीखेंगे खत्री सर से, उन सारे कंटेंट को हम ऐसे राइटिंग में यूज कैसे करेंगे. सो उस पर बहुत फोकस करेंगे, क्योंकि सर ऐसे हम बुक्स पढ़ने चले जाएं केवल ऐसे के लिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूं ऐसे के नाम पे भर भर के, तो सर वो आई थिंक मैं आपका काम ज़्यादा आसान नहीं कर रहा हूँ, डिफिकल्ट बना रहा हूँ, तो वो मेरा ड्यूटी सही से पूरा नहीं हुआ. फिर तो कंटेंट पे इस तरह से हम काम करेंगे. एंड देन विल फोकस ऑन राइटिंग स्किल पर से, कि जो कंटेंट अब हमको आ गया उसको लिखना कैसे है, कैसे हम अच्छा इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे कंटिन्यूटी बना सकते हैं, कैसे अपने जो ऐसे है उसको एक हाई एंड पे ख़त्म कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट यू विल बी वर्किंग स्टेप बाय स्टेप. तो सर इन दो पहलुओं पे हम काम करेंगे जब ऐसे राइटिंग की बात करेंगे. राइट सर, आई एम श्योर आपने जो इतने सारे रैंकर्स आज तक प्रोड्यूस किए हैं उस नंबर को इस बैच में हम और भी बड़ा करेंगे 100%. विद द एफर्ट्स दैट यू पुट इन क्लास एंड जो आपका फीडबैक है. आई एम श्योर द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लव अटेंडिंग योर क्लासेस. थैंक यू सर. थैंक यू. As we all know, in the prelims as well as in the mains, international relations is something that is carrying now an increasing weightage day by day. So to study international relations, not from a world history perspective, but from an actual analytical and conceptual perspective, we have with us Varun sir. Hello. So, I think rightly you have mentioned कि हमें जो IR पढ़ना है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है. जब मैंने अपनी खुद की प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की थी तो जितने भी टीचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता था वो IR में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते थे, कि टाइमलाइन बताते थे 1962 में ये हुआ चाइना के साथ, 1971 में बांग्लादेश के साथ ये हुआ. और जबकि अगर आप यूपीएससी का पेपर एनालाइज करेंगे तो वो ये इवेंट्स नहीं पूछ रहे हैं, कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में क्या एनालिसिस है, अगर कोई भी यूएस की पॉलिसी आ रही है, कोई भी चाइना की पॉलिसी आ रही है, उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और इंडिया को उस इम्पैक्ट को किस तरीके से मैनेज करना है. तो एक कॉन्टेम्प्रेरी एनालिसिस IR में बहुत रिक्वायर्ड होता है. दैट वी विल डू फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, अब ये रीसेंट अवेयरनेस स्टूडेंट को होनी शुरू हुई है कि IR खाली मेंस के लिए नहीं होता है, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना होता है. जैसे कि हम सारथी AIS में भी मेज की बात करते आए हैं, मैपिंग, एंशिएंट मिडिवल, IR, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट. मेज कंप्राइजेस ऑफ 50% ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और इसमें से IR के यूपीएससी 5 से 6 क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में एनालिटिकल क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है. जो करंट ओरिएंटेड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ रहा है, वो हम करेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए. सर आई थिंक यू राइटली पॉइंटेड आउट कि मेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई ऑल्सो थिंक कि IR के हैं 5-6 क्वेश्चंस, बट ऑल ऑफ दीज आर सॉल्वेबल, राइट. दीज आर क्वेश्चंस व्हिच आर एक्चुअली इजी, इट्स लाइक मार्क्स ऑन द टेबल, राइट, और वो हमें नहीं छोड़ने हैं. सर यहाँ पर एक क्वेश्चन इस चीज का है कि व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स, क्योंकि IR करंट अफेयर्स सेंट्रिक है, तो विल यू बी कवरिंग द करंट अफेयर्स ऑफ IR एज वेल, या बच्चे को करंट अफेयर्स कहीं और से देखना पड़ेगा? बिना करंट अफेयर के IR कोई पढ़ा कैसे सकता है, ये मैं समझ ही नहीं सकता. ठीक है, तो कंप्लीट करंट अफेयर कवरेज होगा IR के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी. राइट सर, सो आई थिंक अ होलिस्टिक कवरेज ऑफ IR इज समथिंग वी आर गोइंग टू डू हियर. सर जैसे हम पहले बात कर रहे थे व्हाई दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो वहां पर हमने ये बात भी करी थी दैट यू विल बी टेकिंग लॉज एज वेल. तो सर लॉज का कॉन्सेप्ट क्या है एंड व्हाट विल यू बी डूइंग हियर? लॉज मींस लाइव आंसर राइटिंग सेशन. तो जैसे कि हमने एकेडमिक अप्रोच में भी बात किया था कि कोई भी एस्पिरेंट जब कंटेंट पढ़ लेता है और जब वो कंटेंट पढ़ने के बाद अगर सीधा टेस्ट लिखने की कोशिश करेगा तो उससे लिखा नहीं जाएगा. उस गैप को ब्रिज करने के लिए हम लेके आए थे आंसर राइटिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसके 2 कंपोनेंट थे, राइट स्मार्ट और लॉज. राइट स्मार्ट में आपने सीखा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, क्या डिफरेंट टेम्पलेट है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं. वंस यू हैव डन विद द शिविन सर, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लाइव आंसर राइटिंग सेशन, जहां पे आप न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना. इन योर बैच आई विल बी टेकिंग अराउंड 35 लाइव आंसर राइटिंग सेशन. इन वन आंसर राइटिंग सेशन वी विल राइट 5 आंसर लाइव इन फ्रंट ऑफ मी. ठीक है, क्या होगा सेशन में, क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, 5 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, उस क्वेश्चन के डिमांड में आपसे डिस्कस करूंगा, उसको हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे साथ में, है ना. आपका जो इनर्शिया आंसर राइटिंग का वो ब्रेक करना है मुझे. यहाँ पे आप क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म करोगे मेरे साथ में, उसके बाद यहाँ पे टाइमर चालू होगा. खाली मेंटल एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी भी है ना. उसके बाद यहाँ पे टाइमर चालू होगा, उस टाइम में आप आंसर अपने पेपर पे लिखोगे. तो दैट वी विल डू इन लाइव आंसर राइटिंग सेशन. दिस इज हाउ वी विल बी राइटिंग मोर देन 200 आंसर्स इन लाइव आंसर राइटिंग सेशंस ओनली. और अगर हम राइट स्मार्ट को कंबाइन करें तो मोर देन 400 आंसर आई थिंक हम यहाँ पे लाइव लिखने वाले हैं. तो चाहे आंसर राइटिंग हो या वो IR हो, वरुण सर विल बी देयर फॉर यू टू स्टडी IR conceptually as well as to ensure
कि आप आंसर राइटिंग का जो इनर्शिया फील करते हैं, जो एक हेजिटेशन होती है, वो हमारी खत्म हो जाए. थैंक यू सर. Done. As we have talked about maze, mapping, ancient medieval, art and culture, IR, science and tech and environment, जहाँ से यूपीएससी 50% पेपर प्रीलिम्स में पूछ रहा है. अगर विद इन मेज की भी हम बात करें तो विद इन मेज 50% क्वेश्चन आते हैं 2 सब्जेक्ट से, दैट इज साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट. तो अगर इन 2 सब्जेक्ट की हम बात करें तो वो पढ़ाने वाले हैं शिविन सर. तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट को ये लगता है कि साइंस एंड टेक काफ़ी टेक्निकल है, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट के लिए. तो वो चैलेंज हम कैसे ओवरकम करेंगे? सर, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि ये टेक्निकल है एंड इट डज रिक्वायर अस टू लर्न सम कॉन्सेप्ट्स. बट ऐसी कौन सी टेक्निकल चीज़ है जो हम सीख नहीं सकते, राइट? द गुड थिंग इज दैट द साइंस, एटलीस्ट द कॉन्सेप्ट्स दैट दे आर आस्किंग आर नॉट रियली मोर देन 12th ग्रेड दैट दे आस्क. उसके बाद वो टेक्नोलॉजी पूछते हैं, उसकी एप्लीकेशन पूछते हैं. तो हमें 12th ग्रेड तक की पढ़ाई करनी है और आपके पास एक डॉक्टर है मौलाना आज़ाद से आपको पढ़ाने के लिए. तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज, स्पेशली इन साइंस एंड टेक. और सर, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट का मेन चैलेंज है उसको ब्रेक डाउन करना, क्योंकि इसमें एक ज्योग्राफी का भी कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें मैपिंग भी करनी है. इसमें एक IR का कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें हमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस लाइक UNFCCC भी पढ़ना है. इसमें एक पॉलिटी का कंपोनेंट है, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट के लॉज भी पढ़ने हैं जो सरकार ने बनाए हैं. और इसमें एक साइंस का कंपोनेंट है जिसमें हमें बायोडाइवर्सिटी को समझना है. इट इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग दोज थिंग्स टुगेदर. एंड सर, आई थिंक जो टॉपर्स के भी फीडबैक बच्चों ने देखे होंगे, आई एम श्योर दैट almost all of them have studied science and tech and environment from me, and I'm very grateful that they have given this sort of feedback because I've worked very hard to make it as simple as possible. मैं मानता हूँ कि अगर आपने 10th क्लास कर रखी है और 10th क्लास तक आपने पढ़ाई करी हुई है, उसके आगे आपको इन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. चाहे इन सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स हों, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम क्लास में लिखते हैं, क्लास में ही मैं आपका टेस्ट लेता हूँ और मैं खुद ही आपको 1-pager नोट्स बना के देता हूँ रिविजन के लिए. तो योर जॉब इज लिटरली ओनली टू शो अप एंड स्टडी आफ्टर दैट. बाकी सारी टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो. एंड दीज आर द 2 सब्जेक्ट आई थिंक जिसको लेके आप सबसे ज़्यादा पैशनेट हैं, बिकॉज आई रिमेंबर यू स्टार्टेड योर टीचिंग करियर फ्रॉम दीज 2 सब्जेक्ट. राइट सर, मुझे तब भी लगा था कि ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट्स हैं. लोगों को लगता था कि करंट अफेयर्स पढ़ लो और साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट हो गया. दैट इज़ ट्रू टू एन एक्सटेंट कि हाँ, ये करंट अफेयर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं. बट टू अंडरस्टैंड अ करंट अफेयर्स टॉपिक यू नीड टू अंडरस्टैंड उसके पीछे का स्टैटिक क्या है, उसके पीछे के बेसिक्स क्या हैं. अगर मैं DNA एडिटिंग पढ़ रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता कि DNA होता क्या है, हाउ विल आई अंडरस्टैंड इट? सो वील स्टार्ट फ्रॉम स्टैटिक, वील अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड वील टेक आवर टाइम विद इट. उसके बाद हम करंट अफेयर्स भी यहीं पर ही कवर करेंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सो दैट वी कवर ऑल द क्वेश्चंस. और इस बार सर जो टफ पेपर आया या रैंडम पेपर आया, उसमें भी साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के 20 क्वेश्चंस थे और 18 डायरेक्टली मेरे नोट से थे. सो दैट वाज द पार्ट दैट कुड सेव एन एस्पिरेंट इवन इन दिस टफ पेपर. और बहुत बच्चों ने ये फीडबैक दिया भी है. राइट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, ये खाली प्रीलिम्स में नहीं आता है. राइट. मेंस में भी GS3 एक पेपर है जहाँ पे साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट आता है, बट GS3 में बाकी और भी सब्जेक्ट हैं लाइक इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल. सो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर कंप्लीटली शिविन सर कवर करने वाले हैं. तो क्या अप्रोच हमारा यहाँ पे रहने वाला है GS3 के लिए? सर, सेम अप्रोच है. सारे PYQs क्लास में कवर होंगे. Notes will cover everything that you need to know, including current affairs, economic survey and budget का analysis, security की latest report, science की latest technologies, everything that you need to know is covered here. You literally do not need to do anything else. आपको क्लास में ही मैं रिवाइज कराऊंगा थ्रू एक्टिव रिकॉल और आपके लिए 1-pager नोट्स भी बनाऊंगा. अगेन योर जॉब इज जस्ट टू शो अप. देखो, GS3 पेपर में ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा डाइवर्स पेपर है. देर आर 6 सब्जेक्ट्स एंड दे आर नॉट रियली इंटर रिलेटेड. राइट. तो सिक्योरिटी भी है और साइंस भी है, एनवायरनमेंट भी है और एग्रीकल्चर भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है और इकॉनमी भी है. बट द आइडिया इज कि आप इन सब सब्जेक्ट्स को एज ब्लॉक्स देखो. सर, ये दीज आर 5 ब्लॉक्स विद 50 मार्क्स ईच, और हम सब पे इक्वल फोकस करेंगे और मेंस पर्सपेक्टिव से इनके सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे. राइट. एंड व्हेन यू थिंक अबाउट इट, दिस इज समथिंग दैट वी सी इन आवर एवरीडे लाइव्स. राइट. अगर डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी पे क्वेश्चन आता है या इंडियन एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आता है, दिस इज समथिंग दैट वी सी एवरी डे. इट इज जस्ट अबाउट लर्निंग इट कंसेप्चुअली एंड दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू विद यू. राइट. तो साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, GS3 ऑलरेडी लिस्ट लंबी हो चुकी है. बट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलूँगा पिछले 2 सालों से टॉपर्स की फर्स्ट चॉइस रही है, ऐसा कोई टॉपर नहीं है जो इस कोर्स का नाम नहीं लेता है, वो है राइट स्मार्ट. राइट स्मार्ट आपके फाउंडेशन प्रोग्राम का पार्ट है.
तो राइट स्मार्ट में सर हमारी क्या अप्रोच होने वाली है? सर सो राइट स्मार्ट में बेसिकली आई थिंक द मोस्ट एसेंशियल स्किल फॉर यूपीएससी इज टॉट, विच इज नॉट आंसर राइटिंग बट थिंकिंग. Once you think properly, then you put your thoughts on paper and you write good answers. तो हमें सोचना कैसे है, एक क्वेश्चन देखते ही आप ये चीज़ इमेजिन करके देखो कि जब आपको मेंस का आंसर लिखना है, एक 10 मार्कर लिखने के लिए आपके पास 7 मिनट्स हैं, 2 पेज लिखने हैं उन 7 मिनट्स में. तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि अपने बारे में 2 पेज लिखो तो 5 से 6 मिनट आपको लग जाएंगे, जहाँ आपको सोचना नहीं पड़ेगा. सो इफेक्टिवली यू हैव 1 मिनट टू लुक एट अ क्वेश्चन, ब्रेक इट डाउन, सिलेक्ट एन अप्रोच, थिंकिंग के यार मैं इंट्रो में क्या लिखूंगा, बॉडी में क्या लिखूंगा, कंक्लूजन में क्या लिखूंगा, क्या कोई डायग्राम बनाऊंगा, क्या कोई केस स्टडी मेंशन करूंगा, ये सब सोचने के लिए 1 मिनट है. एंड दिस इज द की स्किल, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्किल. और आगे चल के भी एडमिनिस्ट्रेशन में दिस इज द स्किल दैट वी वांट फ्रॉम आवर एडमिनिस्ट्रेटर्स कि ये 1-2 मिनट में भी, कम टाइम में भी लॉजिकल रैशनल डिसीजंस ले पाएं. राइट. तो वो लॉजिकल थिंकिंग इज व्हाट वी लर्न. उसके लिए हमने काफ़ी सारी अप्रोचेस डेवलप करी हैं. और ये हम कैसे सीखते हैं, that I write 300 previous year questions with you. UPSC के 300 previous year questions, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप सोचो. अब इसमें 1 मिनट का नहीं, हम शुरू में 3 मिनट का टाइम लेते हैं कि आप सोचो इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करोगे. Then I tell you how I would have broken it down and we repeat this process 300 times. 300 बार ये करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ और मैं क्वेश्चन देख के उसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ. एंड दिस इज दैट स्किल ऑफ आंसर राइटिंग दैट वी हैव टू डेवलप. मैं कई बार कहता हूँ सर ये क्रिकेट की तरह है, यू कांट रियली गो एंड प्ले एन इंटरनेशनल मैच ऑन द फर्स्ट डे. यू हैव टू प्रैक्टिस इन द नेट्स विद योर कोच बिहाइंड यू एंड टेलिंग यू कि यार इस बॉल पे फ्रंट फुट पे आना था, इस बॉल को हुक करना था, पुल करना था. एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर. बेसिकली इस स्किल की प्रैक्टिस है, सोचने की प्रैक्टिस है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. राइट. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. मैं अगेन क्लैरिफाई कर देता हूँ इस चीज़ के लिए कि जितने भी सारथी है इसके MMP प्लस के कंपोनेंट होते हैं, GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, GS4 हो, SA हो, लॉज हो, राइट स्मार्ट हो, दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन बैच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. नाउ ज्योग्राफी इज वन सच सब्जेक्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन बोथ. अगर हम पिछले 2 सालों में यूपीएससी के ज्योग्राफी पैटर्न की बात करें तो देयर इज वन इंटरेस्टिंग पैटर्न. ज्योग्राफी में यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल भी पूछ रहा है और फैक्चुअल भी पूछ रहा है. कॉन्सेप्ट के लेवल पे, उस लेवल पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि खाली एनसीईआरटी से कवर नहीं किए जा सकते. और अगर फैक्चुअल लेवल की बात करें तो यूपीएससी मैपिंग को भी बहुत डेप्थ में जाके पूछ रहा है. सो टू कवर द ज्योग्राफी पार्ट विद यू इन दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच, वी हैव विद अस somebody who has given 3 UPSC interview and who is 100 percentiler in NET JRF. So I welcome on stage Pallavi ma'am. Hello ma'am. So ma'am, when we talk about the geography, as I said in the beginning, कि the bigger challenges कि UPSC conceptual भी पूछ रहा है और NCERT के ऊपर जाके पूछ रहा है conceptual, और factual question भी काफी पूछता है. तो क्या अप्रोच हमारा यहाँ पे रहेगा? सर यहाँ पे अप्रोच ये है कि हम दोनों पे ही फोकस करने वाले हैं काफ़ी अच्छे से. जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो मेनली कॉन्सेप्चुअल है, वो इट्स लाइक अ साइंस. अगर एक बार आपने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया देन यू आर डन. उसके बाद आपको बार बार बैठ के उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा. सो फोकस रहेगा कि जो छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करके, ऐसे कि अगर आपने 10th के बाद बिल्कुल भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है या 6th का ज्योग्राफी भी नहीं याद है अगर, तो इवन इन दैट केस बिल्कुल हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि एक एक लेवल पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप होता जाए. देन अगर हम फैक्चुअल की बात करें सर, वहाँ पे मेनली मैपिंग वाला जो सेक्शन है वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आए हैं. इस साल अगर हम देखें ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस आए हैं मैपिंग से, राइट. सो मैपिंग में सबसे बड़ा पेन पॉइंट स्टूडेंट्स का ये है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको कैसे हम समझें, कैसे हम देखें. तो यहाँ पे मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जो मैप्स हैं दे आर लाइक योर कॉमिक बुक. जैसे कॉमिक बुक में पिक्चर्स होती हैं और सारे आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो अपने बारे में चीज़ें बताते हैं, वैसे ही मैप में भी वही हो रहा है. तो इसी तरह की फन अप्रोच लेके हम आगे मूव करेंगे विथ मैपिंग एज वेल, ताकि आपको ये कभी भी ओवरवेलमिंग ना लगे. राइट. एंड मैम एक और चैलेंज जो ज्योग्राफी में मैंने देखा है, स्पेशली अगर हम मेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो वो रहता है ह्यूमन ज्योग्राफी. यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में या तो फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूछ लेगा या फिर मैपिंग से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेगा. बट स्टूडेंट मेंस एग्जामिनेशन में GS1 में काफी स्ट्रगल करता है बिकॉज ह्यूमन ज्योग्राफी यूपीएससी काफी कवर करता है. तो विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन ज्योग्राफी हमारा क्या अप्रोच रहेगा?
सर यूपीएससी ने ना अलग से ऐसे बोला नहीं है कि प्री में अलग रहेगा, मेंस में अलग रहेगा, बट हमने पैटर्न में देखा है कि मेंस इज मोर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ओरिएंटेड। इवन फिजिकल ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी वो इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे गंगा वाले रीजन में, गंगा वैली वाले रीजन में पॉपुलेशन उनने पूछा कि पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है। उनने ये नहीं पूछा कि सॉइल कैसा है या वाटर रिसोर्सेज कैसी है, उनने पूछा पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है, राइट। तो वहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी पे बहुत एक्सटेंसिवली हमको फोकस करना है एंड उसको हम be it industrial location, be it mineral resources, distribution of resources, agricultural revolutions, ये सारी चीज़ें हम बहुत एक्सटेंसिवली यहाँ पे कवर करेंगे। जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपका बेस बनाएगा, इसके ऊपर फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी को बिल्ड करेंगे। बेस स्ट्रांग हो गया तो बिल्डिंग बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट मैम, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो एक कॉमन इशू जो मैंने देखा है किसी भी बिगिनर के साथ आता है वो है कि ज्योग्राफी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही साइंटिफिक है ना। और वहाँ पे एक स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि हम बहुत स्लो चलें, ठीक है। और मैंने जितना भी आपकी क्लासेस का फीडबैक स्टूडेंट से सुना है वो सुना है कि पल्लवी मैम बहुत पेशेंस से सारे डाउट हैंडल करती हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है तो किस पेस पे हम आगे बढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी को लेके? सर ज्योग्राफी एज यू स्टेटेड कॉन्सेप्चुअल है, तो यहाँ पे इंटेंशन यही है कि एक एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। एंड में आई गिव अ लॉट ऑफ टाइम कि जब तक आपके डाउट्स ना सॉल्व हो जाएं तब तक मैं वहाँ बैठी रहूँगी। जितने डाउट्स पूछने हैं पूछो, कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि अगर अभी आपको थोड़ा सा झिझक हो जाती है मन में दैट इट्स अ सिली डाउट, लेट मी नॉट आस्क इट, तो प्रॉब्लम ये है अगर आपने वो अभी नहीं पूछा तो उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे वो आपके नहीं अच्छे स्ट्रांग हो पाएंगे। सो वहाँ पे हमारा अप्रोच ये है कि क्लास एक नॉर्मल पेस पे चलेगी, नीदर इट विल बी वेरी फास्ट नॉर इट विल बी वेरी स्लो। स्टार्टिंग की जो 3-4 क्लासेस रहेंगी वहाँ पे आई विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड गेज कि आपका लेवल क्या है, आपको किस स्पीड पे सबसे अच्छे से चीज़ें समझ आ रही हैं। देन उसके बाद हम उस लेवल पे मूव करेंगे। बट कुछ भी चीज़ अगर नहीं समझ आए, प्लीज़ स्टे आफ्टर द क्लास, आस्क द डाउट्स। चैट सेक्शन है, वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स एंटर कर सकते हो। जब तक सारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आई विल बी देयर विथ यू। सैल्यूट टू योर डेडिकेशन टू स्टूडेंट मैम, थैंक यू वेरी मच। सो मच सर। The biggest roadblock in any serious hard-working candidate in UPSC CSC journey is CSAT. इस साल के prelims examination के बाद भी हमने ये देखा that there are many aspirants who were scoring good marks in the GS. Above 80 marks score था बहुत सारे लोगों का, but CSAT crack नहीं कर पाए। तो CSAT इस particular foundation batch में आपको पढ़ाने के लिए सारथी इसमें हैं my own senior from IIT रुड़की, राम मोहन पांडे सर। वेलकम सर ऑन स्टेज। हेलो सर। हेलो सर। सर, जैसा कि मैंने बोला कि सीसेट एक मेजर ऑब्स्टिकल है इस यूपीएससी सीएससी जर्नी में, ऑल्दो सबको नजर आ रहा है कि एक मेजर ऑब्स्टिकल है, उसके बाद भी मैंने क्या देखा है दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट जो सीसेट पे फोकस करते हैं प्रीलिम से 2 या 3 महीने पहले। उसका रीज़न ये है सर कि यूपीएससी ने एक्चुअली कह रखा है कि सीसेट क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको 33% स्कोर करना है, विच इज 66 मार्क्स। अब होता ही है कि स्टूडेंट को लगता है कि क्वालिफाई ही तो करना है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यूपीएससी सीसेट का पेपर इस तरह से सेट कर रहा है कि सीसेट अब क्वालिफाइंग रह नहीं गया, सीसेट इज बिकमिंग एलिमिनेटर नाउ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि GS 1 में स्कोर कर रहे हैं अराउंड 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे आदित्य सर बता रहे थे कि उनके 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 132 मार्क्स आ रहे हैं प्रीलिम्स में, और एक स्टूडेंट जिसके 125 मार्क्स हैं पेपर 1 में, बट पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हुआ। और दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बार हम मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और एक स्टूडेंट अभी मुझे मिला, वो मुझसे बोल रहा था कि सर सीसेट की वजह से मेरा मेंस सही से नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने उससे पूछा सीसेट की वजह से मेंस? तो उसने मुझसे कहा कि सर मैं क्या बताऊं, जब मैं सीसेट दे करके आया और तब से मैं अभी तक यही सोच रहा था कि मेरा सीसेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जब रिजल्ट आया तो फॉर्चुनेटली मेरा सीसेट क्लियर हो गया, बट मेरे मेंस की प्रिपरेशन के करीब 15 डेज बेकार हो गए। राइट। तो इवन इट मींस कि 66 मार्क्स में भी काम नहीं बनेगा, आपको कम से कम 80 मार्क्स लाने पड़ेंगे। देन यू विल बी हैविंग दिस सर्टेनिटी कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है, एंड देन आप प्रीलिम्स के रिजल्ट की वेट नहीं करेंगे और अपने मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज आप टारगेट 66 मत करिए, आप टारगेट करिए कम से कम 85 मार्क्स। राइट। एंड सर, ये 85 मार्क्स के लिए इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं सीसेट के लिए? 85 मार्क्स के लिए हम लोग एक्चुअली क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो जो यूपीएससी का एक सरप्राइज फैक्टर है, ये यूपीएससी की टफनेस है। जैसे कि इस बार आपने देखा होगा कि इंटरपर्सनल स्किल इंट्रोड्यूस किया गया, इस बार डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो जो सिलेबस में उनके लिखा हुआ है, जिन चीज़ों को आप लोग इग्नोर करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। पहली चीज़ तो ये।
दूसरी बात, हम लोग जब अपने पेपर्स लगाएंगे सीसैट के, तो उसमें हम लोग जो है एक्चुअली कभी कुछ चेंज करेंगे, कभी कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो हम लोग पहले भी करते आए हैं, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएशन रखेंगे। हर पेपर में कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको मिलता रहेगा। जनरली क्या होता है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो सीसैट को शुरू करते हैं एग्जाम से जस्ट 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, मतलब फरवरी ऑनवर्ड्स वो सीसैट को पढ़ना शुरू करते हैं। और ऐसा है भी कि अभी तक एजुकेटर्स भी आपको यही सजेशन देते थे, लेकिन इस बार मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज यूपीएससी में सीसैट को आप स्टार्ट करिए जीएस के साथ, या थोड़ा पहले स्टार्ट करिए कम से कम, सो दैट आपके पास इतना टाइम हो कि अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आप उनको इम्प्रूव कर सकें। राइट, वी हैव टू ट्रीट इट लाइक अ सब्जेक्ट। जैसे आप जीएस का सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं कि फाउंडेशन से पढ़ेंगे और उसे पहले पढ़ेंगे और रिवीजन फेज में उसे रिवाइज करेंगे, उसी तरीके से आपको सीसैट पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा करना चाहिए। सर एक और चैलेंज मैं जो सीसैट में नोटिस कर रहा हूँ, सर जब मेरे टाइम में सीसैट आता था तो ऑनेस्टली सीसैट इजी होता था, है ना। फॉर इंजीनियर्स लाइक मी, अगर आईआईटी से हैं तो आपको सीसैट बहुत ही आसान लगता था, है ना। सही है। लेकिन आज के टाइम में जिस टाइप का सीसैट आ रहा है, स्पेशली अगर मैथ्स के क्वेश्चन की बात करें, क्वांट की बात करें, एलआर की बात करें, तो ऑनेस्टली सर अगर मैं भी दोबारा एग्जाम दूं ना तो मेरे को भी डाउट आएगा कि यार मैं सीसैट क्रैक कर पाऊंगा या नहीं, है ना। आई रिमेंबर सर जब मैंने पहली बार सीसैट का पेपर दिया था, आपको याद होगा 2013 में सीसैट में मेरा 190 स्कोर था पहली बार जब सीसैट हुआ था, है ना। लेकिन आज के टाइम में जितना पेपर डिफिकल्ट आ रहा है सर, उसमें मेरी तारीफ नहीं है, उसमें पेपर बहुत इजी आता था, ठीक है। आज के टाइम में अगर हम देखें, क्वांट इतना डिफिकल्ट आ रहा है, एलआर इतना डिफिकल्ट आ रहा है कि काफी लोगों को लगने लगा यार इससे बढ़िया हम कैट दे देते हैं, है ना। तो हमारा अप्रोच क्या होने वाला है यहाँ पे? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि यूपीएससी में अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और पहले जो क्वेश्चंस आते थे उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि हम लोग जैसे जैसे यूपीएससी सीसैट का पैटर्न बदलता जा रहा है, हम भी इवॉल्व होते जा रहे हैं, और हम लोग इस बार भी उन चीज़ों को अपने सिलेबस में इंटीग्रेट कर रहे हैं जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से ही हम प्रिपेयर करते हैं। और तो सबसे पहले तो सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके 2013 में 190 मार्क्स आए थे सीसैट में। एंड सर मैं ये कहूँगा कि हाँ, वो अच्छे दिन थे शायद एग्जाम के लिए, अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सर इस बार भी मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने कहा कि जब उनका रिजल्ट क्लियर हुआ तो मैंने उनसे कहा कि सीसैट कैसे दिया था, तो उन्होंने कहा कि सर सीसैट के बारे में बात मत करिए, मैंने क्लियर किया है बट मैं नहीं जानता मैंने कैसे क्लियर किया। तो ये प्रॉब्लम है, और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पेपर अब वैसा बिल्कुल नहीं रह गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो इस बार अपना सिलेबस सेट किया हुआ है, जो मतलब जिस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज नंबर सिस्टम का ही होने वाला है, क्योंकि यूपीएससी भी आपका नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। और उसके बाद यूपीएससी में इस बार मैंने देखा है कि 2-3 टॉपिक पे मिक्स्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो भी हम लोग करने वाले हैं। तो प्लीज जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, हमारी डिमांड भी बिल्कुल, मतलब हमारी अप्रोच भी बिल्कुल वही होगी कि हम एक्चुअल डिमांड को कैटर कर सकें। राइट, ऑल राइट देन, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यूपीएससी सीएससी इज अ लॉन्ग जर्नी। इस लॉन्ग जर्नी में एक मेंटर की रिक्वायरमेंट सभी को होती है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने क्या देखा है, मेंटरशिप के नाम पे मोटिवेशन दिया जाता है खाली। बट मोटिवेशन मेंटरशिप का पार्ट हो सकता है, बट खाली मेंटरशिप इज नॉट इक्वल टू मोटिवेशन। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अगर हम मेंटरशिप की बात करते हैं, इट इज़ अ सिस्टम जहाँ पे कि आपका डिसिप्लिन, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपको कोई भी अगर डाउट आता है प्रिपरेशन जर्नी में, तो यू शुड बी हैविंग एन इंडिविजुअल जिसके साथ आप बात कर पाएं, जिसने इस एग्जामिनेशन को खुद मल्टीपल स्टेजेस में देखा हो, मेंस एग्जामिनेशन क्रैक किया हो। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव one-on-one mentorship in this foundation batch, and वो complete mentorship is designed by somebody who has proven record in delivering the mentorship in this whole ecosystem. His own mentees have cracked the examination multiple time. अगर आप पिछले 7-8 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो more than 600 toppers सजल सर की mentorship में रहे हैं। तो I welcome on stage सजल सर who will be leading mentorship here. थैंक यू सर। तो जैसा आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली और वो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि मेंटर का काम सिर्फ मोटिवेट करना नहीं है, और यही एक दिक्कत है कि मेंटर जो है वो कोई काउंसलर नहीं है। मेंटर का काम है आपको एग्जाम क्लियर कराना, और मोटिवेशन उसका एक स्मॉल पार्ट हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेंटर आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप करता है जिससे आप एग्जाम क्लियर कर पाए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे बहुत सारे मेंटीज हैं जो रैंक लेके आए हैं, और मैं उस एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। एक मेरी मेंटी थी लास्ट ईयर जिसने पूरे आंसर्स पे अपने जो भी उसने आंसर लिखे जीएस में, उसमें एक भी डायग्राम नहीं बनाया। मतलब ज्योग्राफी छोड़ दो, बाकी जगह उसने एक भी डायग्राम नहीं बनाया, जबकि हर कोई बोलता है, हर कोई टॉपर बोलता है कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। क्योंकि जब मैंने उसके साथ बात करी तो मैंने ये समझा कि डायग्राम बना के वो अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रही है। तो हमने एक डिफरेंट स्ट्रेटजी उसके साथ डिजाइन करी, वर्क हुई, एंड शी गॉट 440+ मार्क्स इन जीएस।
कहना मैं ये चाहता हूं कि हर एक एस्पिरेंट डिफरेंट है और हम वो एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पे व्हेन वी फोकस ऑन दैट, तो कहीं ना कहीं हम जो उनकी मेन स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देते हैं। और यही एक 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम की खासियत है कि यहाँ मेंटर आपके साथ बैठ के आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेस आइडेंटिफाई करता है और फिर जो आपके स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथन करता है और जो आपकी वीकनेसेस है उसको रेक्टिफाई करता है। राइट सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मेंटोरशिप, तो स्टूडेंट का हमेशा एक क्वेरी आता है कि 1-on-1 मेंटोरशिप हम किसके साथ करेंगे। ऑफ कोर्स साथ ही इसमें जो 1-on-1 मेंटोरशिप का कंप्लीट सिस्टम है ये आपने डिजाइन किया, आपकी गाइडेंस के अंदर डिजाइन किया गया है, जिसने रिजल्ट भी प्रोड्यूस किए हैं। अगर हम बात करें कि आपकी टीम में हु विल बी द मेंटर, हु विल बी मेंटरिंग ऑल द स्टूडेंट, 1-on-1 इंटरेक्शन रखेंगे, तो उसका हायरिंग क्राइटेरिया आपने क्या रखा है? तो आई कैन से विथ 100% कॉन्फिडेंस कि शायद पूरे मेंटरिंग इकोसिस्टम में कोई और प्रोग्राम नहीं होगा जहां पे सारे मेंटर्स हमारे इंटरव्यू गिवन है। हमारी मेंटरशिप टीम का कंबाइंड एक्सपीरियंस 109 इंटरव्यू है, 109 इंटरव्यूज। वंडरफुल। एंड वो लोग हैं जिन्होंने प्री भी क्लियर किया है, मेंस भी क्लियर किया है। और वो बेसिकली देखिए क्या होता है कि एग्जाम बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत सारे पिटफॉल्स होते हैं, लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, लोग अकाउंटेबल नहीं रह पाते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिव्यू। जैसे आप सर लॉस की क्लासेस लेंगे, अब आप आंसर लिख रहे हो, यू हैव योर मेंटर, आप मेंटर के साथ जो है एक एक आंसर अपना रिव्यू कराइए। तो जो एक रिव्यू वाला रोल है कि भाई अगर मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, प्री में मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आप अपने गैप्स को, तो एक वो डॉक्टर पेशेंट वाला जो है सिस्टम, उसको हम लोग फॉलो करते हैं कि मेंटर्स आपके गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन गैप के ऊपर जो है उसको वो सॉल्व करते हैं। राइट। एंड सर आफ्टर द मेंटोरशिप अनदर थिंग जिसके लिए आप स्टूडेंट को हेल्प करने वाले हैं वो है सोसाइटी। व्हेन वी टॉक अबाउट GS1, तो GS1 के अंदर 3 मेजर पिलर रहते हैं। आपका 1 हिस्ट्री है, 2 ज्योग्राफी है एंड 3 सोसाइटी है। अगर हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें, दीज आर दो सब्जेक्ट जो स्टूडेंट फाउंडेशन लेवल पे भी कवर करता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने क्या देखा है, सोसाइटी स्टूडेंट को लगता है कि उसे आता है, लेकिन वो सोसाइटी अगर स्पेसिफिकली कवर नहीं करेगा तो अच्छे मार्क्स GS1 में नहीं आते हैं। तो उसके लिए सोसाइटी किस मैनर में आप कवर करने वाले हैं? सर जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो मुझे लगता था कि सोसाइटी मेरे को बेस्ट आती है और मेरे सबसे कम नंबर GS1 में आए थे डिस्पाइट हैविंग हिस्ट्री ऑप्शनल। क्योंकि सर कहीं ना कहीं हमें लगता है सोसाइटी ईजी लगती है, लेकिन वो ईजी है नहीं। और जो सोसाइटी का वेटेज है वो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन थोड़े इनडायरेक्ट से होते हैं। मेरा अप्रोच ये रहेगा कि मैं आपकी एकेडमिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूं और आपको इतना इक्विप बनाऊं कि आप आंसर भी लिख पाओ। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे अभी क्या हो रहा है कि सोसाइटी में जो आ रहे हैं क्वेश्चन वो प्योर नहीं आ रहे हैं, मिक्स करके आ रहे हैं। जैसे स्मार्ट सिटी से लास्ट ईयर क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने अर्बन जस्टिस को लिंक कर दिया। तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल गिग इकोनॉमी को एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से कर दिया। राइट। तो जो इंटरलिंकेजेस हैं बिटवीन सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मैं आपको वो लिंकेजेस भी बताऊंगा, प्लस 500+ कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं। जैसे जिसमें नए वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टिकी फ्लोर हो गया, आपका डिजिटल इको चेम्बर्स हो गए, आपके, तो ये आपका एम्प्टीनेस सिंड्रोम हो गया। सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं क्योंकि सोसाइटी में आपको सिर्फ रीड नहीं करना है, आपको अच्छा लिखना भी है। तो मेरा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि एकेडमिक सेंट्रिक एंड एग्जाम सेंट्रिक एक बैलेंस बताऊंगा ताकि आप सोसाइटी के सारे आंसर्स लिख पाएं अच्छे से। वंडरफुल सर, थैंक यू वेरी मच। सो व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि आप अपनी फाउंडेशन प्रिपरेशन यूपीएससी कहाँ से करेंगे, सबसे पहले आप देखते हैं कि क्या एकेडमिक अप्रोच उस इंस्टीट्यूशन की है। तो एकेडमिक अप्रोच आपने देख ली, शिविन सर ने आपको एक्सप्लेन करी। उसके बाद आप देखते हैं कि इस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कैसा रहा है, आपने साथ ही इसके टॉपर्स भी देख लिए। इसके बाद आप देखते हैं कि कौन फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है, साथ ही इसकी सभी फैकल्टी से आपने इंटरेक्ट कर लिया, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका एक्सपीरियंस भी आपने देख लिया। इसके बाद कई बार एक वेरिएबल और होता है जो स्टूडेंट कई बार कोई डिसीजन लेने में इंप्लीमेंट करता है। वो वेरिएबल है कि बाकी इंस्टीट्यूट हमको क्या ऑफर कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम भी मैं आपकी इस वीडियो में सॉल्व कर देता हूं। तो एक बार कंपेयर करते हैं सारथी एएस के फाउंडेशन बैच को बाकी इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन बैच से, और यहां पे हम क्या यूनिक आपको ऑफर कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द मेंस कंटेंट, आप बाकी जगह अगर फाउंडेशन बैच देखेंगे तो कहीं पे भी मेंस लेवल का कंटेंट कवर नहीं किया जाता। आपको डेडिकेटेडली GS 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन एज वी हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे सारथी एएस का MMP प्लस प्रोग्राम इंक्लूडेड है फाउंडेशन बैच में। सो दैट इज वाई वी विल कवर डेडिकेटेड कंटेंट फॉर GS 1, 2, 3, 4 एंड SA एज वेल। एक ये पहले मेजर डिफरेंस रहेगा। सेकेंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो आंसर राइटिंग में आता है।
अब आंसर राइटिंग में बाकी इंस्टीट्यूट में आप देखेंगे कि टीचर्स क्लास में आते हैं, जो मेन लेक्चर जहां पे कि कंटेंट डिलीवर करते हैं, उसी लेक्चर में लास्ट में एक क्वेश्चन आपको बता देंगे कि यार इस कंटेंट से ये क्वेश्चन लिखा जा सकता है, अब आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। इसको आंसर राइटिंग बोला जाता है फाउंडेशन कोर्स में, है ना। लेकिन सारथी इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। जब आप कंटेंट कर लेंगे तब उसके बाद हम डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे थ्रू 2 कंपोनेंट, वन इज राइट स्मार्ट एंड अदर इज लॉज। ठीक है, तो लाइव आंसर राइटिंग सेशन एंड राइट स्मार्ट, यहां पे 2 टाइप के इनिशिएटिव रहेंगे आंसर राइटिंग के लिए, वो आपको बाकी फाउंडेशन बैचेस में नहीं मिलने वाले। ठीक है, अब बात करते हैं अनदर डिफरेंस की। उस डिफरेंस को हम पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं कि क्रेडिबल फैकल्टी। देखिए, जब हम बोलते हैं कि सारथी आईएएस की क्रेडिबल फैकल्टी है, उसका मीनिंग क्या है ना। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप में उसे क्रेडिबल बोल रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन है। हमारा क्रेडिबिलिटी का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी, जितने भी मेंटर्स आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे आर द पीपल हु देमसेल्फ हैज क्रैक्ड द एग्जामिनेशन, ईदर हैव क्रैक्ड द एग्जामिनेशन और हैव गिवन द इंटरव्यू टू दिस एग्जाम। ठीक है, चाहे मेंटर हो या फैकल्टी हो, उन सब ने एटलीस्ट मेंस मल्टीपल टाइम्स जरूर क्रैक किया होगा। तो ये चीज आपको मिलेगी सारथी आईएएस में यूनिक। और आप इसकी इंप्लीकेशन भी समझिए। देखिए, समबडी जिसने खुद ने अगर वो एग्जाम क्रैक किया है, तो अगर वो आपको कुछ पढ़ा रहा है तो वो डेफिनेटली बेटर होगा उन लोगों से जिन्होंने शायद ये एग्जाम कभी दिया नहीं है या कभी प्रीलिम्स भी नहीं क्रैक किया है। ये बिल्कुल लॉजिकल सी बात है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट डिफरेंस आता है जो मेजरली हम बात कर सकते हैं ऑफलाइन से कंपैरिजन अगर हम करें। आपने देखा कि सारथी है, इसमें जो फैकल्टी अभी पढ़ा रहे हैं, चाहे आदित्य कालिया सर हो, हिमांशु खत्री सर हो या फिर पीयूष कुमार सर हो, ये सभी लोग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे पहले, है ना। बड़े ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जिनको हम काफी टाइम से जानते हैं। इन सब इंस्टीट्यूट में जो फाउंडेशन कोर्स की प्राइसिंग होती थी वो होती थी अराउंड 2 लाख रुपीज। आज भी वो 2 लाख रुपीज है। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक कॉस्टली कोर्सेज नहीं है, सेम फैकल्टी आपको यहां पे अफोर्डेबल प्राइसेस में पढ़ा रही है। तो दिस इज हाउ दिस बैच इज यूनिक फॉर ऑल ऑफ यू। ये यूनिक डिलीवरेबल है जो आपको कहीं फाउंडेशन बैच में नहीं मिलने वाले। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सारथी आईएएस अफोर्डेबल कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो एक बार कोर्सेज का प्राइस चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे सारथी आईएएस आपको 2 वर्जन ऑफर कर रहा है फाउंडेशन बैच में, वन इज फाउंडेशन एंड अदर इज फाउंडेशन प्लस। तो जो आपने एक ही कोर डिफरेंस है, देखिए, जो आपने सजल सर के साथ 1-on-1 मेंटरशिप सुनी, वो 1-on-1 मेंटरशिप का फीचर हमने यहाँ पे फाउंडेशन प्लस में रखा है। और यहाँ पे इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है। जितने भी कंपोनेंट आपने देखे, चाहे कंटेंट हो, एमएमपी प्लस हो, उसके अंदर लॉज हो, राइट स्मार्ट हो, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ फाउंडेशन एंड फाउंडेशन प्लस बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए तो आप फाउंडेशन प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन दी फाउंडेशन बैच। These are the prices. Remember this thing. This is 2028 बैच। तो यहाँ पे जो हम आपको वैलिडिटी प्रोवाइड करने वाले हैं वो 2028 तक प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई द प्राइस ऑफ दिस कोर्स फाउंडेशन बैच इज 24,999 इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड 34,999 इंक्लूडिंग टैक्सेस फॉर फाउंडेशन प्लस। So now you have listened to all the details of this particular course, including the affordability. Now if you want to join this course, link is in the description box. Remember this thing, जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था कि अगर आप 2028 को टारगेट कर रहे हैं और आप अपनी यूपीएससी जर्नी को लेके, अपने ड्रीम को लेके सीरियस हैं, तो सीरियसली प्रिपरेशन कीजिए, वरना अभी प्रिपरेशन मत स्टार्ट करो। ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग, हम यहाँ पे डिमांड करेंगे आपसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अगर आप उस डिसिप्लिन को अडहेर कर सकते हैं तब ये कोर्स ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।